उरी में बैठे हुए थे, तो ये स्टार्टिंग में बोलना था तुम्हें फिर। अरे सर, मेरे को लगा सर पता नहीं उड़ी। ठीक है सर, बीआरओ के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ, तो बीआरओ को कहीं भी पोस्टिंग आ सकती है नॉर्थ ईस्ट में। अभी तो सर इसके बाद लद्दाख भेज देंगे, क्या पता। हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड एंड यू नो दैट कि एसएससी जेईई 2023 का जो रिजल्ट है वो आ गया है। बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया, सबों को बहुत सारी बधाइयां। एंड इन ए कंटिन्यूएशन वी आर एक्चुअली इंटरव्यूइंग लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके एक्सपीरियंस जब उन्होंने सक्सेस हासिल किया तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी परेशानियां देखी होंगी उन्होंने, और उन्होंने कुछ अपनी स्ट्रेटेजीज, अपने कुछ प्लान बना के प्रिपरेशन किया होगा। सो हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं कंटिन्यूएशन में ताकि उनके जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर कर सके, जो कि आपके आगे की जर्नी में आपको मदद करेगा, आपको हेल्प करेगा। सो लेट अस वेलकम रणवीर who has secured a very nice rank and he is our student from a classroom। एसएससी में उन्होंने काफी अच्छा रैंक हासिल किया है। उनके एक्सपीरियंस को सुनते हैं और देखते हैं कि उन्होंने प्रिपरेशन में अपनी क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी। सो हेलो रणवीर, हेलो कॉन्ग्रेचुलेशन सर। फ्रॉम आइस मास्टर एंड मास्टर लर्नर टीम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर सो एफर्ट सर। आप आपने यहाँ बहुत पे एफर्ट हम किया सर हमारे। नहीं, हमारा एफर्ट तो क्या है, हमारा एक लिमिटेड एफर्ट है। बाउंड्री हमारी सीमित है कि किसी बच्चे को सिर्फ गाइडेंस करना और गाइडेंस के साथ में उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन में कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलते चले जाना। बट बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, उनमें से वही बच्चे सक्सेस हासिल करते हैं जो डेडिकेशन के साथ में और कंसिस्टेंसी के साथ में अपने पूरे मेहनत को बरकरार रखते हैं। सो रणवीर, जस्ट कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ प्रिपरेशन। सर फर्स्ट टाइम सर, मैं 2019 का पास आउट हूँ सर। 2019 में पास आउट किया था, उस साल मैंने एसएससी जेई दिया था। तो सर उस टाइम भी मैं बीआरओ में सिलेक्टेड हुआ था। आई करेंटली मैं भी बीआरओ में भी ओके, अभी भी काम कर रहा हूँ, एसएससी जेई के थ्रू ही। ओके, दैट फर्स्ट इज टाइम भी ग्रेट। सर। सर उसके बाद सर मेरे को सर बीआरओ की लोकेशन थोड़ी टफ लगती है, कंडीशन भी थोड़े हार्श हैं, तो मैं ओके, कंटिन्यूस में लगा रहा। डिपार्टमेंट को सोचा था सीपीडब्ल्यूडी मिल जाती तो दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता मेरे को। तो फिर मैंने सेकंड टाइम फिर अटेम्प्ट लिया एसएससी जेई का। तो लास्ट टाइम भी सर कुछ नंबरों से, 5 नंबर से समथिंग से मैं रह गया। फिर से मेंस मेंस मैंने ओके, क्लियर प्री दिया था, मेंस में रह गया 5 नंबर से सर। तो सर इस टाइम सर मेरे को लगा मेरे को थोड़ी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, तभी ये कुछ नंबर से चलेगा नहीं काम। फर्स्ट टाइम भी ओके, बीआरओ, सेकंड टाइम भी कुछ, तो सर थर्ड टाइम मैंने प्री तो खुद से क्लियर कर लिया, लेकिन मेंस के लिए मेरे को लगा कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। तो सर फिर मैंने मास्टर लर्नर का वो प्रोग्राम देखा, वो उन्होंने मेंस के लिए चला रखा था, क्योंकि मैं एक्स आइस मास्टर स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो काफी ओके, अच्छा अनुभव रहा है आइस मास्टर के साथ मेरा। तो फिर मैंने इनका मास्टर लर्नर का मेंस का प्रोग्राम था, जहाँ पे घनश्याम सर थे। आपने भी सर सर्वे पढ़ाया है, मैंने भी पढ़ाया सर। तो काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। आपके मतलब स्ट्रेटेजी वगैरह थी, क्वेश्चन वगैरह थे, वो क्वेश्चन काफी रिलेवेंट थे एग्जाम के बेसिस पे सर। तो काफी हेल्पफुल रहा सर वो सेशन समथिंग, कि मैं इतना अच्छा इस बार कर पाया। और जो तो वर्किंग बेसिकली कैंडिडेट्स, हाँ, हाँ, यस, यस, प्लीज गो ऑन। एज ए वर्किंग मतलब बहुत मुश्किल होता है सर किसी भी एग्जाम को निकालना, पर आइस मास्टर ने काफी हेल्प की सर इसमें सर। ओके, मुझे एक बात और बताओ कि ये जो प्री का स्ट्रेटेजी था, तो अभी प्री के स्ट्रेटेजी में और अभी का जो मेंस का एमसीक्यू का स्ट्रेटेजी है, ये दोनों को सेपरेट करके बता सकते हो कि प्री में क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए अपने एक्सपीरियंस से, और तुमने क्या मेंस के हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए? सर प्रीज बेसिकली कि आपको कितनी चीजें याद रहती है। मतलब प्री के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और मेंस के लिए डिफरेंट। प्री के लिए आप चीजों को रिवाइज करो, जितना ज्यादा चीजों को रिवाइज कर सकते हो, जितना क्वेश्चन के थ्रू जा सकते हो। एक आइस मास्टर की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, उसको आप 3 से 4 बार लगा लोगे, मेरे को नहीं लगता क्वेश्चन उससे बाहर जाएंगे। मतलब उसी के आसपास क्वेश्चन रहते हैं, कभी इधर क्वेश्चन उधर होता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन आस नहीं होते हैं। लेकिन मेंस के लिए सर आपको थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए। डीप नॉलेज इन द सेंस कि आपको थोड़े ईएस के भी क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा ईएस के जैसा ईएस के प्री में आता है सर। मतलब ईएस के बिल्कुल। प्री के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे आपको। वैसे क्वेश्चन पे आपको बेसिकली फॉलो करना पड़ेगा असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, जहाँ पे आपको सोचना पड़े कि हाँ इस पे अगर ये रीजन है, असर्शन है, तो इस पे रीजन ये क्या हो सकता है। वहाँ पे दिमाग कॉन्सेप्चुअल थोड़ा लगते हैं। तो लेकिन मेरे को लगता है जिस बंदे ने प्री की अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है उसके लिए मेंस काफी आसान हो जाएगा। और हाँ, प्री ये के लिए बात मैंने
यस, एग्ज़ैक्टली ये बात मैंने अभी रिसेंटली जो मेंस के बच्चे थे उनको मैंने कहा था, हम यहाँ बताते भी थे कि अगर तुमने प्री के समय ही प्रॉपर तरीके से कवर अप किया हुआ है सिलेबस, तो मेंस में अब जो जिस तरीके का मेंस का पेपर होने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है तुम्हें। सो ये बात सच बिल्कुल है। सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बात बिल्कुल सही है सर, क्योंकि प्री प्री बेस बेस होता है। उसी से आपको एक अच्छा एडवांटेज मिल जाता है नंबर में, तो मेंस में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है सर। अच्छा, प्री में कितने नंबर आए थे तुम्हारे? सर प्री में मेरे सर 133 थे सर, 133 1 मार्क्स थे प्री में और सर। मेंस में? सर मेंस में मेरे सर 211 थे, 211। 211 यानी मेंस में थोड़ा एवरेज ही था परफॉर्मेंस, नॉट दैट ग्रेट। स स क्योंकि सर, सर। मेंस में कुछ लोगों ने 240 के आसपास भी सिक्योर किया स्कोर स्कोर किया हुआ है। सो आई कैन से दैट 210 का मतलब ये हो गया कि 70 यानी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे तुमने? सर मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे अराउंड 90, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट थे मेरे। बाकी 90 क्वेश्चन। 13 से 14 क्वेश्चन गलत थे फिर उसमें से। उतना हो ओके, जाते हैं करीबन सर। 77 क्वेश्चंस के आसपास तुम्हारे सही रहे होंगे। और सर, ये सर। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मेंस में अभी जो स्ट्रेटेजी चल रहा है उसके हिसाब से कोई भी बच्चा अगर 75 क्वेश्चन सही बना लेता है, 75 क्वेश्चन से सर, मतलब मैं उसमें गलत वाली बात नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट 70 से ऊपर अगर जा रहा है और 70 के ऊपर सही क्वेश्चन बना रहा है तो उसके अच्छे चांसेस बन सकते हैं। बट अकॉर्डिंगली दैट प्री में 133 होना इज आल्सो वेरी नाइस, मतलब सही है वो। क्योंकि 115 110 के आसपास कट ऑफ चला जाता है और अगर 20 नंबर का एज है तुम्हारे पास, मोर देन 20-25 मार्क्स का एज है, तो फिर मेंस में थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कंडीशन, इज़न्ट इट? यस सर, बिल्कुल सर। प्री सर एक कॉन्फिडेंस देता है कि आप मेंस में अच्छा कर सकते हो। अगर प्री में आपके पास ऐज बना रखा है आपने काफ़ी कट ऑफ मार्क्स से आपके पास 15-20 नंबर का गैप है, तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहता है कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो मेंस में, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। मेंस में सर कुछ ना कुछ क्वेश्चन मतलब एलिमिनेशन पे ही बनते हैं, तो उसपे आपको एडवांटेज मिल जाता है सर। वो काफ़ी हेल्पफुल होता है बिल्कुल। सर फिर। वो एलिमिनेशन वाला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से वाले क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं। सर वो बिल्कुल सर। कौन से यस। अच्छा, एक और बात बताओ, प्री के समय जब एग्ज़ाम लिखे थे तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा था जीएस का पोर्शन प्रॉब्लम करेगा या रीज़निंग का? क्या स्ट्रैटेजी तुमने अपनाया था इन सबको अकोमोडेट करने के लिए प्री सर में? बेसिकली मैंने प्री के लिए सर बेसिकली क्या किया था कि जीएस के पार्ट के लिए मैंने रीजनिंग सर क्या करता था जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते थे एज ए टेस्ट सीरीज में उसको हर 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 साल के आए हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट डे करके देता था वो रीजनिंग के लिए। तो वो बेसिकली पूरे एसएससी के बेस में ढल जाता था कि ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। तो रीजनिंग में अगर आप 43 44 मार्क्स ला रहे हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स है। और फिर और से ये कितना रही बात। समय टाइम कितना रखते थे लिमिट कि मैं ये 40 या 42 को सपोज़ टेक अस 42 क्वेश्चन मैं बनाने वाला हूँ। क्या समय सीमा इसके लिए निर्धारित करते थे? सर सर 45 मिनट से ज़्यादा नहीं रखता था मैं कभी रीजनिंग के लिए, 45 मिनट मैक्सिमम है। 45 मिनट बिल्कुल। से ज़्यादा रीजनिंग में जाना नहीं चाहिए। अगर जा रहा है सर तो फिर कहीं न कहीं मैं लैग कर रहा हूँ प्रैक्टिस में, मेरे को ये लगता था। ओके, 45 मिनट्स में 60। यू वांट टू से दैट कि हर एक बच्चे को ये प्रैक्टिस करना चाहिए एग्ज़ाम से पहले कि 45 मिनट्स में अराउंड 40 टू 43 क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो कर पाएँ। नहीं सर, 45 मिनट्स में पूरे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, 43 ओके, 44 मार्क्स आने ही चाहिए कम से कम। ओके, ओके, ये ओके। सर मैं व्हाट मार्क्स की अबाउट बात कर रहा जनरल हूँ। स्टडी? जनरल स्टडीज के लिए सर पॉलिटी तो सर वही बेसिक आता है, तो पॉलिटी के लिए क्या है कि पॉलिटी पढ़ लो। क्या मतलब पॉलिटी सर क्वेश्चन बनने वाले होते हैं, तो आप जैसा पढ़ के जा रहे हो एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन मिलेगा। तो पॉलिटी ओके, ज्यादा डिफरेंट नहीं करेगा, तो उससे 4-5 नंबर तो आ जाएंगे आपके। और हिस्ट्री के लिए सर हिस्ट्री भी आप पढ़ लो, मॉडर्न पढ़ लो और मेडाइवल पढ़ लो। एंशियंट तो काफी डीप हो जाता है, तो इससे भी आपको 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो। और ज्योग्राफी सर बहुत वास्ट है। ज्योग्राफी मैं करता नहीं था जनरली। जो भी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर रिवर्स वगैरह है, ये सब ऊपर-ऊपर के टॉपिक पढ़ के जाता था। ओके। और मतलब और ज्योग्राफी सर को ऊपर करंट। से हाँ, ज्योग्राफी के ऊपर से सर। और ओके, करंट अफेयर के लिए सर लास्टली जब एग्जाम आए तो 1 महीना पहले सर हर मंथ की वीडियोस देख लेना, वो एक सफिशिएंट होती थी। वो काफ़ी ओके। हेल्पफुल रहती है सर। यही स्ट्रैटेजी रहा है तुम्हारे जनरल स्टडीज़ के लिए?
हाँ सर, और कोशिश करता था कि पंद जो 45 मिनट मैं दे रहा हूँ रीज़निंग में, और ये 15 मिनट जो बच रहे हैं, ये 15 मिनट में मैं सारे 50 क्वेश्चन वो हो जाने चाहिए। क्योंकि ये सर ये जनरल स्टडीज़ वाले क्वेश्चन जैसे होते हैं कि आपको आता है तो आता है। इसमें कोई उससे आप एलिमिनेशन नहीं कर सकते हो। क्योंकि हाँ, यस। ये होता है, ये होता है, ये होता है। ऐसे ही बनते चले जाते हैं वो। ये तो फिर कितना जीएस में तुमने इस बार जीएस में कितने क्वेश्चंस तुमने बनाए थे? जीएस में सर मेरे शायद 24 नंबर थे, 23-24 मार्क्स थे। 24 इज़ एक्चुअली गुड। सर, प्रिसाइजली स्पीकिंग आई जनरली यूज्ड टू से कि भाई कोई भी स्टूडेंट अगर 20 मार्क्स को क्रॉस करता है जीएस में देन ही हैज अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 20 मार्क्स को क्रॉस करने का मतलब हो गया 20 फ्रॉम देयर, 40 फ्रॉम योर रीजनिंग, तो 60 वही हो गया, एंड 70 नंबर फ्रॉम द टेक्निकल इज नॉट मतलब दैट टफ। 70 मार्क्स फ्रॉम द टेक्निकल कैन बी ग्रास्प्ड इन द प्री। तो 130 क्रॉस करना एक स्ट्रेटेजिक मूव होता है। सो यू आर हैविंग द गुड मार्क्स ओवर देयर। फिर टेक्निकल में तुमने इसका मतलब थोड़ा गलती किया था क्या? सर हाँ, टेक्निकल में थोड़ा लैक रह गया सर, थोड़े से क्वेश्चन कम बन गए क्योंकि सर उस समय प्रेशर हो गया कि मैं अटेम्प्ट करके गया था, तो मेरे से रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ छूट गए थे। तो मेरे को लग रहा था माइंड में कहीं न कहीं बैक में ये चल रहा था कि वो पेपर थोड़ा खराब ना हो जाए मेरा। तो मैं ओके। टेक्निकल में थोड़ा लैक कर गया उस कारण से, क्योंकि दिमाग अच्छा, में बैठ ऐसा जाता ना जो एग्ज़ाम बैक दे। कर गया ऐसा तो नहीं टेक्निकल में तुमने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए? सर टेक्निकल में सर अटेम्प्ट सर 1/4 नेगेटिव रहता है, तो सर अटेम्प्ट आप जितने ले सकते हो, उसमें मतलब ये टेक्निकल तो सर कि हाँ, 1 नंबर बन जाएँगे तो 1 क्वेश्चन आ जाएँगे। 1/4 अटेम्प्ट मतलब कि आप एक्स्ट्रा जा सकते हो, आपके पास लिमिट नहीं है। आप एक्स्ट्रा जाओगे ओके। सर तभी आपके नंबर भी अच्छे आएँगे, ऐसे नहीं आ सकते फिर सर। तो टेक्निकल में जो लैग तुम कर गए तो उसके लिए तुमने बाद में सोचा ज़रूर होगा बैठ के, क्योंकि मेंस के पहले तो वक़्त मिला होगा। तो ऐसा दिमाग में आया होगा ना कि यार मेरे से क्या गलती हो गई या क्या कमी रह गई? वो कमी कैसे पूरी की जा सकती थी अगर तुमको वक़्त मिल जाता कि जो तुमसे टेक्निकल में मिस हो गया, तो क्या तुम क्या चीज़ ठीक करना चाहते? कैसे ठीक करते? सर टेक्निकल में सर मैंने क्या लाइक किया कि मैंने जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे, वो आसान-आसान कुछ क्वेश्चन थे, वो बनने चाहिए थे। वो ओके, मैंने अपने रीज़निंग के चलते उन क्वेश्चन को देख नहीं पाया। जल्दी-जल्दी के ओके। चक्कर में मैंने वो सोचा कि ये क्वेश्चन बाद में कर लूँगा, पर बाद में मेरे पास टाइम ओके। नहीं मिला, वो क्वेश्चन छूट गए। लेकिन वो नंबर क्वेश्चन बन सकते थे और सो इसके लिए अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहे तो क्या करे फिर? वो न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा प्रैक्टिस करे या कैसे इसको फिर वो हैंडल करे? सर इसके लिए सर आप या तो फिर सर आईएएस मास्टर की बुक आती है, प्री की बुक, वो सोल्व करें। फिर उसके लिए फिर यूथ की बुक है, यूथ में बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, वो लगाएँ। यूथ भी अच्छी बुक है सर, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उससे बाहर क्वेश्चन जाने का नहीं रहेगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन को सम अप कर दिया हुआ है, सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन को। तो सर काफ़ी रहेगा, काफ़ी इतना तो कर ले तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेगा वो खैर टेक्निकल में सर। अच्छा, और टेस्ट सीरीज़ तुमने कब लिखना, टेस्ट सीरीज़ के बारे में कुछ बताओ, कितना लिखते थे टेस्ट सीरीज़ और कैसे उसको ठीक करते थे उसमें जब नंबर नहीं आते थे तो? सर टेस्ट सीरीज़ बहुत बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है सर किसी भी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन मैं टेस्ट सीरीज़ को लिमिटेड रखता था। ऐसा मेरे मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं जो वो कंटीन्यूअस टेस्ट पे टेस्ट दिए जाते थे। हर हर दिन दूसरे टेस्ट, दूसरा टेस्ट। पर मैं रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करता था एज़ कम्पेयर टू टेस्ट सीरीज़। लेकिन मैं सर करीब-करीब 7 से 8 फुल लेंथ टेस्ट दिया था मैंने। टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ था, मैंने उसके 7-8 टेस्ट टेस्ट दिए थे। और फिर सर मैंने मेंस के लिए मास्टर लर्नर का टेस्ट सीरीज़ था, वो काफ़ी अच्छे वो एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम के बेसिस पे ही बने हुए थे। तो वो भी मैंने 2, 3, 4 टेस्ट दिए होंगे, उससे ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ मैंने फ़ोकस नहीं किया। मेरा मेनली फ़ोकस रिवीजन पे रहता था। रिवीजन जितना करूँ, ये एग्ज़ाम रिवीजन पे ही है सर। ओके। सो बेसिकली टेस्ट सीरीज़ जो है उसका इम्पोर्टेंस तो है, बहुत ज़रूरी है टेस्ट सीरीज़ देना। बट यहाँ एक बहुत क्लियर मैसेज है फॉर एवरी स्टूडेंट। मैं भी इन बातों को मना करता हूँ कि भाई कंटिन्यूअस सिर्फ टेस्ट देने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपका एक कवरेज ऑफ सिलेबस हमेशा होने के बाद उसको रिवीजन होना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज भी एक में रिवीजन भी इंक्लूड है, बट यू कैन नॉट जस्ट गो फॉर द टेस्ट सीरीज कंटिन्यूअसली, क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज देने के बाद सवाल नहीं बन रहे हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है, आपको बैठ के उसको रेक्टिफाई भी करना पड़ेगा, किन चीजों को आप भूल जा रहे हैं उनको रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो आपको अपना पर्सनल समय देना बहुत जरूरी है जहां पे आप रिवाइज कर सकें। तो एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज ही दिया जाए, बहुत ज़्यादा एक्सेस टेस्ट सीरीज देना भी कभी-कभी क्या है थोड़ा नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज देंगे, हर बार आप क्या है ना मार्क्स को लेके बहुत चिंतित होते रहेंगे, मेरा बन क्यों नहीं रहा उसको लेके चिंतित हो। टेस्ट सीरीज है सिर्फ आपको चेक करने के लिए कि आपने जो पढ़ाई की है, आप जो सवाल आ रहे हैं,
वो आप अप्रोच कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए है। सो रिवीजन को भी अच्छे से ध्यान दें। रिवीजन का इनफैक्ट मेरे हिसाब से उतना ही वेटेज है जितना आपको लगता है टेस्ट सीरीज का वेटेज है। सो रणवीर, what else I should ask? क्योंकि now you have got this rank, and what is your next plan? सर नेक्स्ट प्लान सर अभी तो फिलहाल मैं बीआरओ में वर्किंग हूँ। अभी बीआरओ को छोड़ने का प्लान है, फिलहाल बीआरओ छोड़ूंगा। ये काफ़ी हार्श एंड टफ कंडीशन में काम करना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि वेदर भी बहुत हार्श है सर, निगेटिव में टेम्परेचर रहती है, तो काफ़ी टफ कंडीशन है यहाँ पे। तो फिर तो मैं अभी हो बीआरओ को कहाँ? छोड़ के सिर्फ सर अभी मैं उड़ी में हूँ सर, करंटली पोस्टेड उड़ी। उड़ी में हूँ सर। तो अभी भी वहीं से लाइव हो क्या? सर वहीं से लाइव हूँ सर मैं। यहाँ से सर ओके। इस्लामाबाद नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। तो ये वहाँ भी टेम्परेचर कितना है? सर टेम्परेचर होगा सर 0 डिग्री सेल्सियस तो है सर, 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री। समथिंग। पर ऐसा देख के तुम्हें नहीं लग रहा, तुम लगता है रूम में हीटर वगैरह चला के हो ऐसा कुछ, या ब्लोअर वगैरह लगा हाँ के? सर, रूम में हीटर रखता हूँ सर, रूम में हीटर वगैरह सब है, फैसिलिटी है ओके। अवेलेबल। तो सर वही अभी फिलहाल इसके बाद सीपीओडी ज्वाइन करने के बाद सर नेक्स्ट अटेम्प्ट सर मैं ईएस के लिए ले रहा हूँ, आईएएस अटेम्प्ट ले रहा हूँ सर नेक्स्ट, ईएस के लिए जा रहा हूँ सर, बट फिर भी इंडियन ये भी इंजीनियरिंग अच्छा सर्विसेज के लिए। एक्सपीरियंस है। तो दोबारा मौका कहाँ मिलेगा उरी जाने का और इस तरह से नेगेटिव टेम्परेचर में रहने का? ये लाइफ के लिए ये एक्सपीरियंस भी बहुत शानदार एक्सपीरियंस है। लोग हिल सर स्टेशन घूमने जाते ये सर सिर्फ 1-2 दिन घूमने के लिए अच्छा लगता है, काम करने के लिए काफ़ी रहने के लिए बहुत मुश्किल है, हम लोगों के लिए। हैं। ये सब देखने में अच्छा लगता है सर, बस काम कर रहने में बहुत मुश्किल है इसके यहाँ पे। सो रणवीर, जो तुमने पढ़ाई की है, तुम्हारे अपने जूनियर्स होंगे, तुम्हारे बैचमेट्स भी होंगे, वो भी बहुत बड़े खुश हुए होंगे इन सब से कि तुमने फिर से बीआरओ तो ज्वाइन किया ही था। वंस अगेन नाउ यू गॉट सिलेक्शन फॉर सीपीडब्ल्यूडी। तो अब नेक्स्ट जो है मैसेज क्या देना चाहोगे अपने सारे कॉलेज के जूनियर्स को और बैचमेट्स वगैरह को, जो भी तैयारी आगे करना चाहते हैं, सारे स्टूडेंट्स को? सर मैं उनसे यही बात बोलना चाहूँगा कि आप कंटिन्यूअस एफर्ट देते रहो। आप ये ना देखो कि आज मेरे को सक्सेस नहीं मिल रहा है, लेकिन आपने जो प्रिपरेशन किया है, वो आगे कहीं न कहीं काम देगा ही, वो कहीं न कहीं आएगा ही, वो एक्युमुलेट होता है। वो कभी भी नहीं सोचो कि इस बार नहीं हुआ, अगले बार नहीं हुआ, इसके नेक्स्ट टाइम भी नहीं हुआ। अब लगे रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। कंटिन्यूअस एफर्ट बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम निकालने के लिए।